हमारे वेलोसिटीज जो है वो इतने ज्यादा नहीं हो पाते कि हमारे मास को वो कम कर पाए। अब समझो, यही v के जगह पे अगर हमारे वेलोसिटी को हम लोग इंक्रीज करते हुए गए वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे और पहुंचा देंगे हम लोग लाइट की स्पीड के इक्वल, मतलब c के इक्वल, तब के केस में c स्क्वायर बाई c स्क्वायर आ जाएगा, और c स्क्वायर बाई c स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 0, और m नॉट डिवाइड बाई 0 जो है ये इनफाइनाइट वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब जो भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट होगा उसका मास कितना बन गया यहाँ पे, इनफाइनाइट। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते, उनके भी और छोटे-छोटे कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनसे मिल करके वो बनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ये फंडामेंटल पार्टिकल, इसको फर्दर और डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर? सबसे फंडामेंटल पार्टिकल ये है, इसका मतलब सबसे छोटा वही हुआ, तो उसके पास जितना चार्ज होगा वो हमारे पास ट्रांसफरेबल मिनिमम चार्ज का अमाउंट है। क्लियर? मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन कहीं पे हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, आधा पौना इलेक्ट्रॉन कहीं पे हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। किस चीज को नेगेटिव चार्ज बोला जा रहा है, किस चीज को पॉजिटिव चार्ज बोला जा रहा है, ऐसे भगवान बना करके थोड़ी भेजा था कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, वो तो हम इंसानों ने ही बनाया हुआ है भाई। चार्जेस के दो डिफरेंट टाइप्स हमको मिले, ठीक, चार्जेस हमको दो डिफरेंट टाइप्स मिले, और एक टाइप के चार्ज को पॉजिटिव बोला गया, दूसरे को बाय नेचर, क्योंकि वो उसका अपोजिट नेचर का है, तो दूसरे को नेगेटिव बोल दिया गया। अब ठीक है, फिर तो आज बेसिकली हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर 1, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये हम लोग का चैप्टर है। क्लियर? तो इसको अब हम लोग बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है, बहुत ही शुरुआती से, बहुत बेसिक से इसको निकालते हुए चलते हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट्स अब तुम लोग को नेक्स्ट क्लास, उसके नेक्स्ट क्लास, उसके नेक्स्ट क्लास, मतलब जब तक हम लोग का ये पूरा सेशन चलेगा इसका यूज तुमको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक, चलो भाई ठीक है, तो फिर आज के लिए सबसे पहले मैं हेडिंग लगा लो, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक। तो जैसे कि मैंने कल इंट्रो में ही तुमको बता दिया था, फिजिक्स जो है ये एकाध नहीं बहुत सारे, ढेरों सारे ब्रांचेस लेकर के चलता है, ठीक है, बहुत सारे इसके ब्रांचेस होते हैं, उन्हीं में से एक मान करके चलो, एक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके नाम सुने हुए रहोगे प्रीवियस क्लासेस में। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी बोला जाता है, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिज्म के साथ भी डील करने वाले रहेंगे। जैसे कि मैंने तुमको कल वाले क्लास में बताया हुआ था, क्लास 10th में जो पढ़े हुए थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और साथ ही साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो दोनों को अगर कंबाइनली बोलोगे तो वो एक तुम्हारा फिजिक्स का ब्रांच बन करके निकल करके आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है, जिसमें कि हम लोग चार्जेस के वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए भी तुम्हारे डिफरेंट सिचुएशंस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, चार्जेस कभी रुका हुआ स्टेट में रहेगा, कभी वो मोशन में रहने वाला होगा, तो उसके हर एक अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पे चार्जेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो उसी को हमको दो डिफरेंट ब्रांचेस, फिर से इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो डिफरेंट ब्रांचेस में या दो सब ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड करके हम लोग को कवर करना होगा। क्लियर? एक में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक चार्ज या फिर रुका हुआ चार्ज जो रहेगा वो कौन कौन से फिनोमिना दिखाने वाला होगा, साथ ही साथ में अगर उसी चार्ज को मोशन में ले आया जाए तब के केस में वो कौन कौन से फिनोमिना दिखाने वाला होगा, और यही सारे फिनोमिना जो है ये हमारे चैप्टर्स के टॉपिक्स है। क्लियर? क्लियर? स्टार्टिंग से पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बिठाते हुए चलो, कहानी के जैसे हम लोग खत्म करने वाले होंगे फिजिक्स। 12th का फिजिक्स बिल्कुल भी अगर तुमको बर्डन बनना स्टार्ट हो गया 12th का फिजिक्स, मतलब कि वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और बिना समझे बोर्ड का एग्जाम भी ठीक तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर? क्योंकि आजकल बोर्ड के भी क्वेश्चन जो है वो उसका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, पहले क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, अब जो है वो क्वेश्चन घुमा के देता है, और बिना कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे क्वेश्चन प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे, जिसकी वजह से तुम्हारे क्वेश्चन भी छूटने वाले होंगे। ठीक, चलो, तो बेसिकली हम लोग को इसमें अब से लिखते हुए चलना है। अब से बोर्ड में मैंने जितना लिखा वो तुम्हारे नोटबुक में हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को बेसिकली हम लोग दो फर्दर ब्रांचेस में और क्लासिफाई करने वाले हैं। हाँ, इस बार से एक और चीज, जैसे मान लो कि किसी को अगर टाइम, मान लो कि क्लास करने के टाइप पे किसी को खाने का हो गया, तो अगर इस टाइप से या किसी काम की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मान लो अगर राइटिंग नहीं कर पाते हो, मान लो तुम्हारा क्लास के टाइम पे ही राइटिंग नहीं हो पाता, तो अब इस बार से क्या करेंगे कि ये जो जितने भी हमारे लेक्चर ये बोर्ड में आने वाले रहेंगे, जितने भी नोट्स इस बोर्ड में रहेंगे, वो मैं पीडीएफ के फॉर्म में हो या फिर इमेज के फॉर्म में हो, वो मैं वेबसाइट एप्लीकेशन पे ही अपलोड कर दूंगा।
तो इन केस अगर तुम्हारा नोट्स कुछ छूटा हुआ रहेगा तो उसको उसी से देख करके फिर कंप्लीट कर पाओगे, तो वापस से तुमको पूरे वीडियो देखने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वो वहीं से कॉपी हो जाएगा और क्या बोलते हैं तुम जल्दी से ही उसको नोट डाउन कर पाओगे। क्या है, वीडियो देखने के लिए आओगे तो फिर से तुमको प्रॉपरली वीडियो को उतना ज्यादा देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट है, उससे बेटर है तुम दूसरे किसी में अपना टाइम लगाओ। क्लियर। तो इस बार कोशिश करेंगे जितना कम टाइमिंग हम लोग अपने सिलेबस पे दे पाए उतने देने का कोशिश करेंगे, मतलब टाइमिंग कम भाई, थोड़ा सा अपना फ्री टाइम भी रखो और साथ ही साथ में एंटरटेनमेंट पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं हो पाएगा। क्लियर। चलो भाई अब देखो, तो इसमें जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आ गया, अब इसके बेसिकली मैंने क्या बोला कि दो ब्रांचेस, दो सब ब्रांचेस होने वाले होंगे। एक को हम लोग यहां से बोल रहे हैं, एक को हम लोग यहां से बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और एक हो जाएगा यहां से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लियर। देखो ध्यान से, सेम ऐसे पैटर्न हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ था, सेम यही पैटर्न अभी हम लोग फिजिक्स के अभी पहले वाले पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर रेज मतलब कि लाइट वगैरह से डील करना होगा, उसका भी पैटर्न जो रहेगा पढ़ने का सेम यही होने वाला होगा। ऐसे ही सेम लाइट के कुछ, जैसे लाइट के भी हम लोगों ने देखा हुआ था दो नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है डुअल नेचर, सॉरी एक होता है तुम्हारा वेव नेचर। तो कुछ फिनोमिना उसके पार्टिकल नेचर की वजह से आएंगे तो उसको हम लोग पार्टिकल नेचर वाले मतलब पहले वाले चैप्टर में कवर करने वाले होंगे। कुछ फिनोमिना उसके वेव नेचर पे डिपेंड करने वाले होंगे तो उसको हम लोग उसी रे ऑप्टिक्स सॉरी वेव ऑप्टिक्स के फॉर्म में सेकंड वाले चैप्टर में डील करने वाले होंगे। तो पैटर्न तुम्हारा पूरा फिजिक्स का सेम है, जो यहाँ पे हमारे डिफरेंट पार्ट्स होने वाले रहेंगे उन पार्ट्स को पढ़ने का तरीका तुम्हारा वही कॉमन होने वाला होगा, एलिमेंट्स सब कुछ वो डिफरेंट होगा, बाकी कॉन्सेप्चुअल सॉरी पैटर्न जो रहेगा ये तुम्हारा सिमिलर टाइप का है, ठीक है। तो यहां से एक हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक हो जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ने वाले होंगे बोलेंगे, तो जब भी कोई सा एक रुका हुआ चार्ज रहता है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला होगा, जब भी कोई सा एक रुका हुआ चार्ज रहता है वो अपने सराउंडिंग के दूसरे चार्जेस पे, ठीक है, वो फोर्स लगाने का कोशिश करता है, मतलब फोर्स इंपोज करता है। तो ये चार्जेस का फोर्स हो गया, चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सारे के सारे फिनोमिना जो रहते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आने वाले होंगे। क्लियर। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जिसमें कि हम लोग कूलम्स लॉ डील करने वाले हैं, आज के नहीं कल वाली क्लास में वो इंक्लूड होने वाला होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ठीक है। एक इसमें से हम लोग देखेंगे, क्योंकि कल मैंने तुमको बताया हुआ था अगर चार्ज को हम लोग स्टैटिक स्टेट में स्टडी करने वाले हैं तब के केस में तो भाई इसमें काइनेटिक एनर्जी तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तब के केस में इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं, तो चार्ज में उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्लियर। तो उसी चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग को देखना है, तो यहां से आ जाएगा चार्ज का पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंट टर्म्स है, पोटेंशियल अलग होगा, पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, दोनों ही यहीं पे कंसिडर करने वाले हैं। ठीक, पोटेंशियल पोटेंशियल हाँ, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज लेटर्स को छोटा करने वाले रहेंगे क्योंकि यहाँ पे बस बेसिक्स ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा टॉपिक्स जिसको कि हम लोग कवर करेंगे, और भी चीजें आएंगे वो हम लोग बाकी छोटे छोटे हैं, मेजरली हम लोग को यही देखना है। क्लियर। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जब बात किया जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखना होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिज्म जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग को चार्ज का मोशन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोशन ऑफ चार्ज। देखो चार्ज दोनों ही केसेस में फोर्स इंपोज करेगा, यहां पे स्टैटिक स्टेट में भी फोर्स इंपोज करेगा, मोशन स्टेट में भी फोर्स इंपोज करेगा। तो यहां पे हम लोग लॉरेंज फोर्स और दुनिया भर के अलग डिफरेंट फोर्सेस के बारे में देखेंगे जहां पे कि तुम्हारे चार्ज मोशन में होने वाले होंगे। वहीं यहां पे हम लोग कूलम्स लॉ देखेंगे जो कि तुम्हारे फोर्स से ही रिलेटेड है, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स से ही वो डील करने वाला होगा, लेकिन वो स्टैटिक स्टेट की बात करता है। तो इस टाइप से फोर्सेस हम लोग को इसमें भी देखने हैं, फोर्सेस इसमें भी देखने हैं, ठीक। मोशन ऑफ चार्ज, अब चार्ज अगर मोशन में आ गया तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रिक करंट बनाने वाला होगा, ठीक। तो यहां पे हम लोग देखेंगे करंट, यहां पे हम लोग देखेंगे फोर्सेस, फोर्सेस यहां पे भी आएगा, ठीक। इसके बाद इसमें हम लोग देखने वाले रहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, तो बेसिकली हमारे दो चैप्टर्स
सॉरी, 2 चैप्टर्स नहीं, ये 2 पार्ट्स ये हो जाएंगे, जिसमें से ये जो दिख रहा है इसके साथ साथ एक और चीज इसमें से हम लोग का इंक्लूड कर लो, क्योंकि हम हमारे टॉपिक का सेकंड चैप्टर इसी पे बेस्ड है, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस ये हम लोग देखने वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो ये पार्ट हम लोगों का स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में कवर होगा, बाकी आगे के चैप्टर्स के लिए ये है। ठीक, तो ये फ्लो डायग्राम बना लो, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग अपने एक एक करके टॉपिक्स पे उतरते हैं जल्दी। डन, बेहतरीन। चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे एक एक टॉपिक को उठाते हुए क्लियर करना चालू करते हैं। जैसे हम लोग को तो अब सीधा सब ब्रांच पे उतरना है। सबसे पहले नंबर पे हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डिफाइन भी करो। बोर्ड में क्या पता 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का पूछते, ठीक है, लिखना तो पड़ेगा वहां पे। अब 11th में कुछ डेफिनेशन स्किप करते हुए चलोगे तो भी काम चल जाता है, क्योंकि वहां से ना स्कूल वाले एग्जाम में कभी पूछते हैं और ना किसी अदर एग्जाम में आता है। लेकिन 12th का क्या है, बोर्ड का एग्जाम हो जाता है, और बोर्ड क्या है, मार्क्स देने के चक्कर में कुछ कुछ क्वेश्चंस को इतना इजी बना देता है कि लगता है ये हम लोग क्लास 12th में भी हैं या फिर किसी बेसिक क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने को कुछ छोड़ना है नहीं, लिखो। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक, लिखो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the जितना पीछे में लिखे थे कॉपी मार दो, मैं वहां पे लिख नहीं रहा। ये दैट डील्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटी, ये सब वहां पे कॉपी मार दो। ठीक है, दैट डील्स विद दिस फिनोमिना, दैट डील्स विद दी, मैं यहां पे बस एक लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड डैश डैश मैंने कर दिया। अब इसको आगे तुम कंटिन्यू कर लेना, वो सारे यहाँ पे टर्म्स लिख लेना जितने भी लिखे हुए हैं। ठीक है, दैट डील्स विद दिस फिनोमिना ड्यू टू resting state of a charge, ड्यू टू रेस्टिंग स्टेट ऑफ अ चार्ज। ठीक, चलो ये डेफिनेशन जल्दी नोट डाउन करो, फिर इसके नीचे उतरते हैं और डिटेल में देखना चालू करते हैं फिर जल्दी। डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्योंकि हम लोगों को पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में चार्जेस से डील करना है, मेनली मेनली, ठीक है, मेनली चार्जेस से डील करना है, तो पहले तो तुमको यही पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। क्लियर, चार्ज का भी डेफिनेशन तुम लोगों ने क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, क्योंकि वहीं से उसको स्टार्ट किया जाता है। खैर वहां तक का तो याद होता नहीं है हम लोग को, मेरे बोलने का बस मतलब इतना है कि उसी को हम लोग यहाँ पे फिर कॉपी मार रहे हैं। देखो नेक्स्ट, चार्ज, चार्ज, तो चार्ज बेसिकली होता क्या अगर बोलोगे तो किसी भी एक बॉडी का ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक बोलने का मतलब होता है कि इंटरनली वो उसके अंदर से ही आ रहा है, नेचुरली आ रहा है। क्लियर, जब वो उसी के इनसाइड से ही नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो ऐसे चीजों को हम लोग इंट्रिंसिक वर्ड से डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली चार्ज क्या है, तो चार्ज कोई फिनोमिना नहीं है। क्लियर, चार्ज कोई फिनोमिना नहीं है। बेसिकली इसका डेफिनेशन जब भी पूछा जाता है तो लोगों के मुंह से सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा दूसरा निकलता ही नहीं है। आ रहा बात समझ में? तो बेसिकली चार्ज जो है इसको तुमको दिमाग में सिर्फ इतना बिठाना है कि जैसे डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे प्लास्टिक का प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को नहीं होने देता, मतलब इंसुलेटर का काम करता है, तो वो उसका एक प्रॉपर्टी है। वैसे ही वो प्लास्टिक का प्रॉपर्टी हो गया, सेम वैसे ही चार्ज जो है वो एक सब्सटेंस का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्लियर, तो लिखो 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 लिखो, चार्ज, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस या बॉडी।
ड्यू टू विच अ बॉडी कैन अट्रैक्ट, सॉरी अट्रैक्ट ना लिखो, अ बॉडी कैन इंपोज फोर्स लिखो, दोनों ही आ जाएगा उसी में। अ बॉडी कैन इंपोज फोर्स टू अ नियर बाय बॉडी। ठीक, पास में रखे हुए किसी भी बॉडी पे ये फोर्स इंपोज कर सकता है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, मतलब कि किसी भी बॉडी को दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने के लिए प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है सब्सटेंस को, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होने वाला होगा। आ गया ये समझ में, ठीक है। तो चार्ज, तो बेसिकली चार्ज ये हो गया। अब जो क्वेश्चन जो 1 मार्क्स वाले बनते हैं वो एक इंपॉर्टेंट, हालांकि बेसिक ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आएगा क्या यहां से, अब चार्ज का तुम्हारा पूछा जाएगा एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट जो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कूलम, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। हुआ, इतना लिखे होगे। अब थोड़ा सा सुनो, रुक जाओ। बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला 11 से ही तुमको चिल्लाया गया है कि हर चैप्टर में, हर टॉपिक में जो भी फॉर्मूले बनेंगे उसके डायमेंशनल फॉर्मूले तुमको आने चाहिए, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लो डायमेंशनल फॉर्मूले पूछता ही है। अब किसका पूछेगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि फिजिकल फिनोमिना, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिनोमिना तो भरे हुए हैं। अब किसका फॉर्मूला पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तुमको मोस्टली जितना हम लोग खैर यूज कर ले, जितना तुमसे हो पाए, बेसिक फॉर्मूले सभी के आने चाहिए। क्लियर, क्योंकि ध्यान दो, अब अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलता है तो कूलम जो है ये तो हम लोगों का बेसिक, सॉरी फंडामेंटल यूनिट है नहीं, और फंडामेंटल यूनिट के बेसिस पे ही हम लोग क्या बनाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये तो पता ही है। तो इसके लिए हमको कूलम, इसका बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। हालांकि हम लोग डील करते हुए सबको डील करने ही वाले होंगे, लेकिन तुमको चीजों को याद रखना पड़ेगा। आ गया ये समझ में। जैसे आगे में फिर देखेंगे, और क्लास 10 में भी पढ़े हुए थे कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो होता है ओम। लेकिन एक्चुअली में ओम के बेसिस पे तुम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना नहीं पाओगे, क्योंकि ओम जो है वो कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं होता। क्लियर, चलो भाई ठीक है। तो इसीलिए तुमको उसके फंडामेंटल फॉर्मूले भी आने चाहिए, जिसमें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज किया हुआ रहे, और उसी के बेसिस पे तुम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फिर बना पाओ। तो बेसिकली हम लोग जब कूलम की बात करते हैं, यहां पे हम लोगों को लेना पड़ेगा कुछ एक बेसिक फॉर्मूला। कैसे समझो, हालांकि आगे का टॉपिक क्या है, लेकिन यहीं पे इंक्लूड करके हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला यहीं पे निपटा दो, आगे में और कितना उसको ध्यान देंगे फिर, ठीक है। ऐसा यूनिट जैसे इसका लिखने के लिए आएगा, तो बेसिकली हम लोग चार्ज जो होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं करंट के टर्म पे। तो ये होगा क्या, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंबॉलिक फॉर्म में देखोगे तो Q इज इक्वल्स टू, इसमें आता है आई टी, और इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस, सॉरी क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। Q इज इक्वल्स टू आई टी। अब आई जो है ये भी इलेक्ट्रिक करंट है, इसका फंडामेंट, सॉरी ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूले में आ जाएगा तुम्हारा एम्पियर, मतलब कैपिटल ए। ये टी है, टाइम, टाइम के लिए आ जाएगा फिर सेकंड। अब इसके लिए बनाना इजी हो गया, ठीक है। सेकंड के लिए टी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहां से, ए और टी, ठीक है। आ गया समझ में। डायमेंशनल फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, एटी। ये मैंने आगे के टॉपिक से लाया, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने करंट से डील नहीं किया है, ये हमारे डायनेमिक्स का पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसका यूज हम लोग को करना था, एक ही प्लेस पे सबको लिखना था, तो मैंने यहाँ पे आगे का एक फॉर्मूला चिपका दिया। क्लियर, क्लियर। चलो इतने को जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग उतरेंगे चार्जेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे। वही सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसको कि क्लास 10th में पढ़े हुए थे, एज इट इज मैं कॉपी मारूंगा। जो लोग मेरे साथ पढ़े हुए थे उनको हल्का फुल्का याद होगा, एज इट इज कॉपी मारूंगा, कुछ नया एलिमेंट नहीं करवाना उसमें। हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा ज्यादा, बट जितना एलिमेंट्स था वहां पे बस उतना ही करना है, 4 लाइन लिखने हैं, 4 पॉइंट्स उसके। चलो 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 फटाफट, हो गया होगा ये, गुड। नेक्स्ट, चलो अब हम लोग देख रहे हैं। अच्छा एक चीज यहीं पे उतार लो, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये कितना इसको बार बार आगे लिखोगे। टाइप्स ऑफ चार्जेस सभी को पता रहता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। ठीक है, एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक आ जाएगा यहां से नेगेटिव। पॉजिटिव को एक नाम बोलते हैं, विट्रियस बोला जाता है।
क्लियर। और नेगेटिव के लिए भी एक नाम होता है ऐसा कुछ, अब अचानक से याद, एस से स्टार्ट होता है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट पॉजिटिव को हम लोग विट्रियस बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड विट्रम से आया हुआ है, विट्रम एक ग्रीक वर्ड होता है, वहीं से आया हुआ है पॉजिटिव। इसका भी एक बहुत अच्छा खासा स्टोरी है, सुनोगे क्या? क्या करोगे भाई, हिस्ट्री का तो क्लास है नहीं, बढ़िया सा स्टोरी है, नहीं तो चलो छोड़ो, फिर कभी देखेंगे उसको। ठीक है, तो वहीं से इसका, वो एक्चुअली मैं वो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक एक्चुअली में क्वीन एलिजाबेथ थी, उसकी क्वीन एलिजाबेथ वन ब्रिटेन की। ठीक है, उसका एक फिजिशियन, उसकी एक हाँ उसका एक फिजिशियन था, उसी ने ये चार्जेस को डिस्कवर किया हुआ था। क्लियर, विलियम समथिंग करके उसका नाम था, तो उसी ने ये मे भी उसको डिस्कवर किया हुआ था। बाद में इसका नाम और भी इधर उधर करते हुए आया था, उसका लंबा चौड़ा कहानी है, तो उसको अभी इग्नोर करो। पॉजिटिव के लिए याद रखो, अभी के लिए याद आ रहा है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया रहना विट्रियस, इसको इतना अभी लिख लिया रहो। इसका एस नाम से स्टार्ट होता है, कैपिटल एस लिख करके छोड़ दो, जो भी होगा मैं बता दूं, हालांकि इसका कहीं पे यूज नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस होते हैं। इसके बाद में ये जो चार्जेस हम लोग अलॉट किए हुए हैं कि नहीं, किस चीज को नेगेटिव चार्ज बोला जा रहा है, किस चीज को पॉजिटिव चार्ज बोला जा रहा है, ऐसे भगवान बना करके थोड़ी भेजा था कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, वो तो हम इंसानों ने ही बनाया हुआ है। तो भाई चार्जेस के दो डिफरेंट टाइप्स हमको मिले, ठीक, चार्जेस हमको दो डिफरेंट टाइप्स मिले, और एक टाइप के चार्ज को पॉजिटिव बोला गया, तो दूसरे को बाय नेचर, क्योंकि वो उसके अपोजिट नेचर का है, तो दूसरे को नेगेटिव बोल दिया गया। अब किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लिया जाए, इसके लिए फिर कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा। जाहिर सी बात है, जब स्टडी उसके लिए आगे बढ़ने वाले रहेंगे तो बेसिक या फिर फंडामेंटल जो है उसी में अगर क्लैरिटी रहेगा तो आगे की रिसर्च वगैरह में भी या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में भी फिर प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ सकता था। क्लियर, तो इसी वजह से फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको, नाम शायद वही है, उसने क्या किया कि कन्वेंशन बना दिया कि अब से इस टाइप के चार्जेस को हम लोग नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, और इस टाइप के चार्जेस को हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बोलने वाले रहेंगे। तो ये बेसिकली बाय कन्वेंशन हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस है, जिसमें से एक को पॉजिटिव और दूसरे को अपोजिट नेचर की वजह से नेगेटिव बोला जा रहा है। आ गया ये समझ में? ठीक है, क्लियर। तो बेहतरीन, इसी तरीके से हम लोगों के पास में अब दो टाइप के चार्जेस आ गए। अब दो टाइप के चार्जेस होने के बाद अब इसके क्या होते हैं कि तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, तो प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखेंगे 4 लाइन में, समझेंगे थोड़ा उसको डिटेल में बस। ठीक है, चलो भाई फटाफट नेक्स्ट पेज मैं निकालता हूं, तुम अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बोर्ड के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, बाकी किसी एग्जाम, हाँ कि इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है, एसोसिएशन रीजन वाले में पूछ देगा, तो अच्छा खासा समझ करके इसको चलना है तुमको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे वही बेसिक सा प्रॉपर्टी कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्जेस लिख लो, नहीं लिखा रहा मैं, उसको लिख लो, पहले नंबर पे लिख लो, छाप लो, क्या हो जाएगा, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो भाई वो पैदा हुए बच्चे को भी पता आजकल हो जा रहा है। ठीक है, फिर तुम तो पढ़ते लिखते क्लास 12 तक पहुंच चुके हो, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं बोर्ड में लिखूंगा, ताकि क्योंकि ये तुम्हारा फिर नोट्स भी बनने वाला है ना, ये तुम्हारे ऐप में आएगा, उतने बेसिक बेसिक एलिमेंट्स को तुम रिवाइज करके करोगे क्या। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चार्जेस जो रहते हैं ये कंजर्व्ड होते हैं, लिखो चार्जेस आर कंजर्व्ड, अच्छे से समझो, क्योंकि इसी को मैं कंपेयर करूंगा फिर मास के साथ। और हाँ, ये याद तो अभी आ रहा है, कल मैंने तुम लोग को जितना एलिमेंट्स पढ़ने के लिए बोला हुआ था पढ़ के तो आए, मैं ये भरोसा करके चल रहा हूँ पढ़ लिए हो, मतलब रिवीजन मार लिए हो, ठीक, नहीं मारे होगे तो अभी सब गोबर कर डालोगे अभी। क्लियर, चार्जेस आर, क्या लिख रहा था यहां पे मैं, हाँ कंजर्व्ड। कंजर्वेशन का जब भी वर्ड आएगा तो मैंने तुमको बहुत ही पहले के क्लासेस से बार बार बोलते हुए आया है कि कंजर्वेशन वर्ड आ गया मतलब कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस एक स्टेटमेंट दिमाग में छाप लिया रहो, खत्म। क्या हो जाएगा ये, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हो जाएगा भाई तुम्हारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस का पहले नंबर का प्रॉपर्टी। अब इसको एक्सप्लेन करने का मेरे तरफ से और कुछ लग नहीं रहा है कि भाई तुमको समझाना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहले नंबर का प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर यहां से समझना होता है। तो होगा क्या, यहाँ पे चार्जेस जो रहते हैं बेसिकली ये एडिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब कि इसको हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, जिस हिसाब से हम लोग नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। जिधर से जितने चार्जेस आ रहे होंगे उसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट नॉर्मली वही वैसे ही कर पाएंगे जैसे हम लोग मैथ्स में एल्जेब्रिक जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो लिखो नेक्स्ट, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एल्जेब्रिकली लिखो। एल्जेब्रिकली एडिटिव इन नेचर। अब इसको अगर समझना है तो ऐसे ही इसको शॉर्ट में समझ लो। ये आ जाएगा, मान लो कोई सा एक वायर, ये कोई वायर गया हुआ, ये कोई वायर गया हुआ, अब इसमें चार्ज फ्लो हो रहा होगा और आगे चल करके मान लो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तब के केस में मान लो यहाँ से टोटल 5 कूलम का चार्ज गया, इधर से निकल लिया ये 3 कूलम का चार्ज, ठीक है। तो अब इधर बचा हुआ है कितना बोलोगे, तो इधर से जा रहा होगा इसमें से 2 कूलम का चार्ज। इसका मतलब ये एडिटिव इन नेचर हो गया। अगर ये मतलब यहाँ पे वो सेपरेट हुआ है, इसी को रिवर्स में ले लो ना, उधर से 3 कूलम आ रहा होगा, इधर से 2 कूलम का चार्ज आ रहा होगा, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और वो कितना बनाएगा ये 5। एल्जेब्रिकली एडिटिव बोल रहे हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों ही आ गया मान लो। क्लियर, ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों ही मान लो, क्योंकि भाई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज भी तो ले सकते हो वहां पे, ठीक है। तो यहां से जैसे मान लो इधर से 3 कूलम आया, इधर से 2 कूलम आया, दोनों मिलेंगे, मिल करके फिर वापस अगर दूसरे किसी एक सोर्स के थ्रू फ्लो हो रहे होंगे तो वहां पे दोनों मिल करके 5 कूलम का चार्ज बनाना है। आ गया ये समझ में, क्लियर, ठीक है। चलो अब इसके बाद थर्ड नंबर प्रॉपर्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग लिखेंगे चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। थर्ड और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाले, इसको अच्छे से समझना। तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटाइज्ड जो वर्ड आया हुआ है, क्वांटा बोलने का मतलब होता है छोटा छोटा पैकेट, बस इतना बुद्धि में बिठा लो। क्वांटा का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट्स, तो इसको कहीं कोने में लिख लो क्वांटा, ठीक, लाइट वाले चैप्टर में भी पढ़े हुए हो। तो क्वांटा का मतलब होता है छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पैकेट्स, क्लियर। तो इस हिसाब से क्वांटाइज्ड बोलने का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि चार्जेस जो रहते हैं इनका ट्रांसफर सिर्फ एक छोटे पार्ट के फॉर्म में पॉसिबल, मतलब एक फिक्स्ड छोटे अमाउंट में ही पॉसिबल होगा, उससे छोटा और नहीं हो सकता, क्लियर। शॉप वगैरह में भी जाओगे तो पेंसिल खरीदना होगा तो वो तुमको एक पेंसिल देगा, ऐसा नहीं कि उसको तोड़ के देगा या दो तोड़ के देगा, क्लियर। तो आधा पौना डेढ़ ढाई ये सब यहाँ पे काम नहीं आने वाले। चार्जेस जो रहेंगे एक होल नंबर के, एक इंटीजर के फॉर्म में, क्लियर। इंटीजर के फॉर्म में ये क्या होते हैं, आगे ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब वो मिनिमम क्वांटिटी कितना अगर बात करोगे तो वो होता है एक मिनिमम, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल, क्योंकि अब तक का हमारे पास फ्रीली एग्जिस्ट करने वाले जितने भी तुम्हारे पार्टिकल सब्सटेंसेस होंगे उसमें से स्मॉलेस्ट सब्सटेंस फंडामेंटल सब्सटेंस, समझ में आ रहा है, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस भी बोल रहे हैं, साथ ही साथ फंडामेंटल। फंडामेंटल बोलने का मतलब होता है कि वो किसी दूसरे से डिराइव नहीं हुआ है। आज के सेशन एंड होते होते तक मैं तुमको यहां तक पहुंचाने वाला हूं, क्लियर। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते, उनके भी और छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनसे मिल करके वो बनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो है फंडामेंटल पार्टिकल, इसको फर्दर और डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्लियर। सबसे फंडामेंटल पार्टिकल यही है, इसका मतलब सबसे छोटा वही हुआ। तो उसके पास जितना चार्ज होगा वो हमारे पास ट्रांसफरेबल मिनिमम चार्ज का अमाउंट है, क्लियर। मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन कहीं पे हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, आधा आधा पौना इलेक्ट्रॉन कहीं पे हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर हमको चार्ज ट्रांसफर करना है तब के केस में हमको 1 2 3 ऐसे होल नंबर या फिर इंटीजर नंबर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्लियर, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट 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 हेडिंग हम लोग लगाएंगे, क्या बोल रहा था, हाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक, छापो। ये क्लास 8 में पढ़े हुए थे, ये क्लास 8 में पढ़े हुए थे, ठीक है। क्लास 8 में आता एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ही कि चार्जिंग करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो वही 3 टॉपिक उतना ही है, उससे याद है और, ठीक है, लिखो।
मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। बेसिकली हम लोग यहाँ से 3 मेथड्स डील करने वाले होते हैं। पहले वाले को हम लोग यहां से बोल रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक। सेकंड हम लोग, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, एक्सप्लेन एक्सप्लेन में यहाँ पे इमेज वगैरह हो या जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, तुमको उसके लिए जो लिखना है 2-2 लाइन छोड़ दे रहा हूं, अपने तरीके से लिख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी लेवल का या क्वेश्चन है तो बनेगा ही नहीं, आएगा तो भी बोर्ड में ही आने वाला होगा, और समझ जाओगे तो वैसे भी लिख लोगे। क्लियर? तो 3 ही पॉइंट्स है, मैं सिर्फ पॉइंट का नाम बोर्ड में लिख रहा हूं, तुमको उसका एक्सप्लेनेशन बाजू में अपने तरीके से 2-2 लाइन, एक लाइन में छाप लेना है। क्लियर? चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकंड हम लोग इसमें से देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक। और थर्ड नंबर हम लोग इसमें से देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर? यहां पे हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब समझो, जैसे मान करके चलो चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आना। अब मान मान लो कि ये तुम्हारा, ये जो मेरे हाथ में स्टाइलस है, इसमें अभी इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करके आ रहा है, या हीट मान लो ऐसे करंट फ्लो कर, हीट यहां से फ्लो करके आ रहा है, हीट को मतलब भाई चार्ज पॉइंट चार्ज ही लो, इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं अपने हाथ में से टच करवाऊं, जाहिर सी बात है यहां से चार्जेस का जो फ्लो रहेगा वो मेरे हाथ में हो जाएगा। और ये हुआ कब? जब मेरा उंगली यहाँ पे है, ये वायर यहाँ पे है, तब तो चार्ज का फ्लो होगा नहीं, कूद करके तो चार्ज आएगा नहीं। यहाँ पे मेरे को चार्ज को मेरे हाथ में अगर फ्लो करवाना है, तब के केस में इसको मेरे को इसमें टच करवाना पड़ेगा। तो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट जब चार्ज का ट्रांसफर होता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो लिखो, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। लिख दूं क्या? एक लाइन लिख देता हूं, काहे रहोगे फिर, लिख लो यहाँ पे, चार्ज, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक। ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, इसी से जब हम लोग चार्जिंग करते हैं किसी दूसरे बॉडी को, तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। फ्रिक्शन है क्या बताने के लायक? है बताने लायक? किसी को भी लग रहा होगा बताने लायक है तो शर्म वाली बात है फिर। क्लियर? बचपन से ही ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आओ, नहीं नहीं मैं हजारों बार इसका एग्जाम्पल सुन चुके रहोगे। हाथ को रब करते हैं, पेंसिल को रब करके ऐसे अगर मान लो एयर के ऊपर में लेकर के आओगे तो वो उसको खींच लेता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है चार्जिंग हुआ ही है वहां पे। क्लियर? बस इसी के लिए हम लोग को जो देखना है, ये है इलेक्ट्रिकल सीरीज। ठीक। अब समझो, जब भी हम लोग फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, क्लियर, तो जिस सब्सटेंस से चार्ज कर रहे होगे उसमें एक चार्ज आएगा, और जिसको चार्ज कर रहे होगे उसमें एक अपोजिट चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो जाहिर सी बात है दो सब्सटेंस, जैसे मान लो मैंने हाथ को रब किया, ठीक, अगर यहाँ पे चार्जिंग हुआ रहेगा तो यहाँ के चार्जेस कूद करके इसमें गए रहेंगे। क्लियर? तब के केस में ये दोनों ही हाथ जो है मेरे, ये चार्ज हो जाएंगे। तो ऐसे ही हाथ ना लेना, ठीक है, ये चार्जिंग नहीं हुआ है, मैं बस एग्जांपल बता रहा था। अब इसके लिए हम लोग को करना क्या होता है? दो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस लेने होते हैं। जैसे मान लो कोई एक आयरन रॉड ने ग्लास रॉड ले लिए, और साथ ही साथ में कोई फर लिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर उसको वहां पे हम लोग रब करते हैं, तब के केस में एक सब्सटेंस में से चार्ज दूसरे में ट्रांसफर होगा, जिसके वजह से दोनों ही सब्सटेंसेस में अपोजिट टाइप्स के चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं। अब किसमें कौन सा चार्ज आता है, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी दो टाइप के चार्जेस देख लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब किसमें पॉजिटिव आएगा किसमें नेगेटिव आएगा, उसके लिए एक इलेक्ट्रिकल सीरीज बनाया गया है, और वही सीरीज को मैं यहाँ पे तुमको लिखवा देता हूं। ठीक है, देखो, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए एक जो इलेक्ट्रिकल सीरीज है, इलेक्ट्रिकल सीरीज। अब इस इलेक्ट्रिकल सीरीज में बेसिकली हम लोग को लिखना क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जब फ्रिक्शन होगा तब के केस में किसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा किसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा फर, ठीक, इसके बाद में लिख लो ग्लास रॉड। क्लियर? इसके बाद में फिर
इसके बाद में लिख लो सिल्क, क्लियर। इसके बाद में लिख लो कॉटन, इसके बाद में लिख लो वुड, इसके बाद में लिख लो रेजिन, ठीक। अरे रेजिन वो जो गोंद टाइप का निकलता है पेड़ से, वही है रेजिन, ठीक। और इसके बाद में फिर लिख लेना पीवीसी, मतलब प्लास्टिक मटेरियल, क्लियर। अब समझो, इधर से इधर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, इधर से इधर लेकर के जाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब अगर फर और ग्लास को लेंगे तो ग्लास रॉड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, नीचे है पॉजिटिव चार्ज, फर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वहीं अगर ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ में रब करते हैं तब के केस में ग्लास रॉड में क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने बता दिया था तुमको पहले ही कि सब्सटेंस के हिसाब से तुम्हारे चार्जेस जो रहेंगे ये अलग अलग होने वाले रहेंगे। तो ग्लास रॉड को ही अगर हम लोग फर में अगर रब उसको करते हैं तब के केस में हमको उसमें डिफरेंट चार्ज देखने के लिए मिलने वाला होता है। और साथ ही साथ उसको अगर हम लोग क्लॉथ में, जैसे कॉटन क्लॉथ ले लिए या फिर सिल्क का क्लॉथ ले लिए, उसमें अगर रब करोगे तब के केस में उसमें डिफरेंट चार्ज देखने के लिए मिलेगा। अभी अभी मैंने तुमको पहले कॉन्सेप्ट में भी यही बताया हुआ था। तो किसमें किस टाइप का चार्ज आने वाला होगा ये डिसाइड होता है इलेक्ट्रिकल सीरीज से। अब कौन सा चार्ज है छोड़ो भाई, कन्वेंशनल हम लोग मान रहे हैं ना इस चीज को, तो इसी बेसिस पे कन्वेंशनली ही ये सीरीज बनाया गया है, क्लियर। छापो छापो, इसको छापो, क्या पता 1 मार्क्स से क्वेश्चन में कभी ठूक दे, ठीक। छापो। बेसिकली किसी एक साथ तुम्हारे सैंपल पेपर में है या पीवाईक्यूज में है, कहीं पे तो मैंने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था, क्लियर। तो कहीं पे भी हो भाई, अपने को तो छोड़ना कुछ है नहीं, सब छापना है। लिखो, यही सीरीज लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, वो रेजिन को एम्बर भी बोलता है ना, क्योंकि नॉर्मली बुक में ये रेजिन वर्ड नहीं होता, यहाँ पे तुमको एम्बर देखने के लिए मिलता है, एम्बर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लिए रहो, इसको एम्बर बोला जाता है। आ रहा समझ में, लकड़ी का ही पार्ट है, मतलब वुडन, सॉरी प्लांट जो रहता है उसी का ये पार्ट है, क्लियर। एम्बर, एम्बर वर्ड देखने के लिए मिलने वाला होता है। चलो भाई, तो इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बहुत ही बेहतरीन, इसका तो यूज हम लोग जनरली देखते ही हैं, आईफोन वगैरह हो गया या फिर तुम्हारे जो भी वो सेलफोन्स हो गए, मतलब मोबाइल हो गए, जो कि आजकल थोड़े से ज्यादा महंगे, मतलब अच्छे खासे लेवल के आते हैं, उन सभी में वायरलेस चार्जिंग आता है। और वही सारा मैकेनिज्म कौन सा है, यही तुम्हारा चार्जिंग बाय इंडक्शन का है, जो उसके लिए एक प्लेट आता है जिसके ऊपर में मोबाइल को रखने के बाद मोबाइल में चार्जिंग होना स्टार्ट होता है, वो इसी मैकेनिज्म पे काम करता है, क्लियर। इंडक्शन वाले मैकेनिज्म पे ही काम करने वाला होता है। तो इससे हम लोग चार्ज, अगर इससे हम लोग चार्ज कर ही लेते हैं, घर में इंडक्शन कुकर होगा ना जहां पे खाना बनाया जाता है जिसमें, वो भी तुम्हारा उसी मैकेनिज्म पे काम करने वाला होगा। तो बेसिकली चार्ज बाय इंडक्शन जो रहता है, इसमें होता क्या है समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे मान करके चार्ज बाय इंडक्शन देख रहे हैं, जैसे मान करके चलो मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक चार्ज्ड बॉडी लिया है, क्लियर। इसमें मैंने मान लो नेगेटिव चार्ज भर भर करके रखा हुआ है। अब इसके बाजू में मैं एक न्यूट्रल बॉडी लेकर के आता हूं, ठीक। यहां पे ये जो है ये चार्ज, और ये जो है ये है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, क्लियर। अब मेरे को ये बताओ, पहले तो यही एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, न्यूट्रल बॉडी, इसमें चार्ज है कि नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो चार्ज होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सोचो। न्यूट्रल बॉडीज में चार्जेस होते हैं या नहीं होते हैं? अरे हाँ ना बताना है भाई, जल्दी बताओ, टाइम खा दोगे। देखो, चार्जेस जो रहते हैं ये तुम्हारे हर एक बॉडी में मिलने वाला होगा, क्योंकि सारे के सारे बॉडीज जो रहते हैं तुम्हारे एटम्स ही मिल करके बने हुए हैं। एटम्स की बात करोगे तो उसमें तुमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका मतलब सारे के सारे बॉडीज में तुम्हारे चार्जेस होंगे ही होंगे। बस फर्क इतना होता है कि किसी में तुम्हारा नेट चार्ज 0 होता है और किसी में नेट चार्ज का कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाता है। तो जिसमें तुम्हारे नेट चार्ज का वैल्यू होगा, क्लियर, वो चार्ज बॉडी बोला जाता है, और जिसमें तुम्हारा नेट चार्ज का वैल्यू 0 होगा वो न्यूट्रल बॉडी बोला जाता है, ठीक।
तो न्यूट्रल बॉडी हो या फिर तुम्हारे चार्ज बॉडी हो, किसी भी बॉडी में तुमको चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। आ गया ये समझ में? तो इसका मतलब यहां पे ये है कि ये जो न्यूट्रल बॉडी है, जब ये इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली ये पड़ा हुआ था, तब के केस में इसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी थे और साथ ही साथ में नेगेटिव चार्ज भी थे। पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट उतना ही था जितना तुम्हारे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट था। तो इसी हिसाब से इसमें जो है ये क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि नेट चार्ज तो इसमें जीरो हो गया, तभी न्यूट्रल बन गया। अब न्यूट्रल वाले बॉडी को जब हम लोग किसी एक चार्ज बॉडी के पास लेकर के आते हैं तो होता क्या है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पहले वाले प्रॉपर्टी में ही देखा हुआ है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तब के केस में ये नेगेटिव जो है इसमें से सारे नेगेटिव चार्जेस को भेज देगा इस वाले साइड में और सारे पॉजिटिव चार्जेस को भेज देगा उस वाले से, मतलब अट्रैक्ट कर लेगा उसको उस वाले अपने साइड में। ठीक है, तब के केस में यही जो तुम्हारा न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी कैसा हो जाएगा, तब के केस में यही जो न्यूट्रल बॉडी है इसमें सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जो रहेंगे वो इस वाले कोने में भाग आएंगे और जितने नेगेटिव चार्जेस रहेंगे वो अपोजिट, क्योंकि उसको रिपेल करने वाला होगा, जितना इनको अट्रैक्ट कर रहा होगा उनका उतना ही उनको रिपेल करने वाला होगा। तो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो इस वाले डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर अब इस वाले बॉडी को मैं बीच से उठा करके यहां से मैं काटा मार दिया, मतलब इसको काट दिया, दो पार्ट्स में अलग कर दिए, तो इस वाले बॉडी में कौन सा चार्ज देखने के लिए मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। इस वाले बॉडी में कौन सा चार्ज देखने के लिए, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब ये जो न्यूट्रल बॉडी था इसको भी हमने चार्ज कर लिया, लेकिन लेकिन इसमें हम लोगों ने किसी भी टाइप के कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट का यूज किया ही नहीं है, ये उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आया हुआ है। क्लियर? मोबाइल को भी जब वायरलेसली चार्ज किया जाता है उसके मेटल किसी बॉडी से कनेक्ट थोड़ी किया जाता है ना, उसका बैक पैनल भी तुम्हारा ग्लास या फिर प्लास्टिक का होने वाला होगा, जिस प्लेट के ऊपर में उसको चार्ज किया जाता है वो भी तुम्हारा प्लास्टिक या फिर मेटल, सॉरी मेटल का तो नहीं होता, प्लास्टिक या फिर तुम्हारे ग्लास का होने वाला होगा। मेटल होगा तो फिर तो चार्जिंग बाई कंडक्शन हो गया। ठीक, तो मेटल वाला जो हम लोग चार्जिंग करते हैं वो वायर से जो चार्जिंग किया जाता है वो है तुम्हारा चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्लियर है? क्योंकि उसमें चार्जर का भी तुम्हारा मेटल पिन होगा और खुद के मोबाइल का भी उसमें मेटल पिन होता है और होगा, और मेटल्स में चार्ज जो रहते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से पास हो जाते हैं, ग्लास और प्लास्टिक में नहीं होते। क्लियर? तो फिर भी दो ग्लास सरफेसेस या फिर दो प्लास्टिक सरफेसेस में भी अगर एक बॉडी से दूसरे को चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, तब के केस में उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आ गया ये समझ में? ठीक है, क्लियर? तो वही हो जाएगा उसका, मतलब हमारे डेली बेसिस पे जो एग्जांपल हम लोग क्रिएट कर पाएंगे वही तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा उसका। ठीक है, चलो भाई छापो इतने को। ये क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, इसको लिखो जल्दी, फिर कुछ फैक्ट से डील करने वाले रहेंगे, आखिरी में तुमको कुछ एक नया चीज बताऊंगा, फिर ये सेशन एंड किया जाएगा, उसमें भी आधा घंटा भी निकल ही जाएगा। मे भी आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट ना कर पाए, कोई बात नहीं, कल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल्स बहुत बेहतरीन बेहतरीन है, इजी है, आराम से बनेगा। बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले रहेंगे ताकि तुमको आगे चलकर किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन फील ना हो। मैं फिर से रिपीट करवा दूं, जितने एलिमेंट्स तुमको पढ़ने के लिए बोल दिया गया है, रिवीजन के लिए बोल दिया गया है, रेगुलर बेसिस पे उसको करते हुए चलो। डेली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के दो दो क्वेश्चन बनाओ ना भाई, किसी का उसमें कुछ डाउट ही नहीं बचेगा। दो तो गिन के फॉर्मूले हैं और क्वेश्चन का तो ऐसा नहीं है कि तुमको मिलेगा नहीं, एक बार गूगल मारोगे भर भर करके तुमको क्वेश्चन दे देगा, बनाओ क्वेश्चन बैठ के। चलो ठीक, तो नेक्स्ट अब हम लोग इसमें से क्या, हाँ, दो तो टॉपिक्स बचे। एक तो हम लोग चार्ज मास में डिफरेंस देख लेते हैं, कर लोगे क्या? नहीं मैं करवा देता हूँ भाई, कहाँ रोते बैठोगे। चार्ज मास का डिफरेंस देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, मैं चार पांच पॉइंट लिखवा देता हूँ, फिर तुमको आइडिया लग जाएगा कि किस बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो चार्ज मास का डिफरेंस देख लेते हैं, इसके बाद में कुछ फैक्ट्स, ठीक, कुछ फैक्ट्स बताएंगे और कुछ नया इंफॉर्मेशन देंगे फिर। ठीक है, मतलब इसी चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट लिखो, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, हेडिंग लगाओ। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास।
अच्छा उधर कर छोड़ो, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा चलेगा, यही हुआ है, वेट। चार्ज मास, ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख जाएगा। चलो तो जैसे पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे, चार्जेस जो रहते हैं ये तुम्हारा दो टाइप से होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मासेस जो रहेंगे वो तुम्हारे एक ही टाइप के होते हैं, मतलब पॉजिटिव ही होगा, मास कभी नेगेटिव सुने हुए हो क्या ना। चलो तो क्या हो जाएगा, चार्जेस, आप चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप के फोर्सेस लग जाएंगे, एक तुम्हारा अट्रैक्शन का भी और दूसरा रिपल्शन का भी। तो क्या हो जाएगा, फोर्सेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दोनों ही लगेंगे। कौन कौन से, एक हो जाएगा अट्रैक्शन का और एक हो जाएगा रिपल्शन का। क्लियर? और ये जो रहते हैं ये क्या होते हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इस पे क्या आ जाएगा कि चार्जेस जो रहते हैं ये तुम्हारे एल्जेब्रिक, वो भी ऐड हो जाता है, एल्जेब्रिकली ये जैसे ऐड होता है वो भी, वो तो सिमिलैरिटी में आएगा, वो डिफरेंस में नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि एल्जेब्रिकली एडिशन जो रहेगा तुम्हारा ये जैसे होगा वो भी। अब भाई 1 किलो का कुछ सामान लाया, वो 2 किलो का, 1 किलो का और सामान लाया, दोनों को मिलाओगे तो 2 ही ना किलो बनेगा, कि आधा किलो कम हो जाएगा उसमें से। सिंपल सी बात है, तो दोनों ही एडिटिव होते हैं नेचर में। नेक्स्ट वेरिएंस, ये जो रहेगा ये तुम्हारे इनवेरिएंस इन प्रॉपर्टीज होते हैं, और मास जो रहता है तुम्हारा वेरिएंस इन प्रॉपर्टी होगा, और इसके लिए हम लोगों ने देखा हुआ है। ये जो है ये तुम्हारे किसी और अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन ये जो है ये तुम्हारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? वो 2 पॉइंट चिपकाओ जल्दी से, क्या आ जाएगा यहां से, इनवेरिएंस इन प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस इन प्रॉपर्टी, और ये क्या है, मास कैन बी वेरी। ठीक, अगर ये वेरी करेगा तो इसके लिए फॉर्मूला चिपका लेना, इंपॉर्टेंट है। एम इज इक्वल टू, यहां से क्या आता है, एम नॉट डिवाइड बाई, यहां से क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ 1 - वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। जहां से ये जो मास है ये एक्चुअल मास है, मतलब जो मास वहां पे बन रहा होगा, और ये जो मास है ये रेस्टिंग स्टेट का मास है। तो मैं इसी को बस डिनोट कर दे रहा हूं, ये है रेस्ट मास, ऐसे लिखो, मास इन रेस्टिंग स्टेट। सीवी तो पता है ना, वी जो है वो उसी मास का वेलोसिटी होगा, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। क्लियर? सी जो है ये तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। तो नोट करके लिखना चाहो तो बाजू में लिख सकते हो, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स स्पीड ऑफ लाइट, अगर वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तक पहुंच जाता है, तब के केस में मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल बिकम इंफिनिटिव। ठीक है, चाहो तो कोने में लिख डालो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, तो क्या था, वेरिएंस देख लिए, हाँ, चेंज होना, तो चार्जेस दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होते, कैन नॉट चेंज इनटू अनदर फॉर्म। कैन नॉट चेंज इनटू अनदर फॉर्म, जबकि मास जो है ये तुम्हारे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। आइंस्टीन का सबसे बेहतरीन इक्वेशन E = mc², यही इक्वेशन प्रोवाइड करता है कि जो मासेस होते हैं ये तुम्हारे एनर्जी में भी कन्वर्ट होते हैं। तो फोर्थ नंबर इस पे क्या जाएगा, मास कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। ठीक है, और इसके लिए इक्वेशन क्या हम लोग लिख लेंगे, E = mc²। बेसिकली ये एक्चुअल इक्वेशन है नहीं। ठीक है, इसके बारे में डील करने वाले हैं हम लोग आगे के चैप्टर्स में।
आखिरी क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी क्वांटम फिजिक्स जब पढ़ने वाले होंगे, मतलब मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ने वाले होंगे, वहां पे E को स्वयं C² से डील करेंगे और इसका रियल फॉर्मूला जो है वो मैं तुमको वहां पे फिर बताऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, E = mc²। एक लिख लेना भाई, भेजे में तो आ नहीं रहा है कुछ, थोड़ा सोच विचार करके देख लो, किसी को याद आ जाए तो। बाकी इतना लिखो, मैं नीचे का लाइन छोड़ दिया, कल याद आ जाएगा तो मैं कल इसको फिलअप कर दूंगा। ठीक है, तुम में से किसी को याद आ जाए तो एक और लिख लेना, 4 तो हो ही गया यहीं से। क्लियर? इसी बेसिस पर तुमको इन दोनों को ही क्लासिफाई करना था। चलो 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 जल्दी नोट डाउन करो इसको, फिर आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एक नया बेहतरीन सा नॉलेज लेकर के हम लोग सेशन को फिर आगे में एंड करेंगे। क्लियर? लिखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हम लोगों का आने वाला होगा, ये हो जाएगा चार्ज मास का भी रिलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले रहेंगे यहाँ से तुम्हारा ये जो चार्जेस है, बेसिकली ये जो पार्टिकल्स हैं, किनके बारे में हम लोग डील करने वाले रहेंगे, उसका ही हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखना है। 3 पार्टिकल्स के बारे में तुमको पहले ही पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जिनके की मास और साथ ही साथ में चार्ज, वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद में हम लोगों को और पार्टिकल्स और सब पार्टिकल्स मान करके चलो, थोड़ा सा उसके लिए डील करने वाले हैं। चलो भाई ठीक, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखें, मास। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे देख रहे हैं यहाँ पे मास। अब मास किनका देखना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। एक नया यहाँ पे मैं पार्टिकल ऐड कर रहा हूं जिसको कि हम लोग बोलने वाले हैं पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिट्रॉन्स। एक काम करते हैं, पहले चार्ज लिखो, चार्ज लिखोगे तो समझ में आएगा। चार्ज, ठीक, सबसे पहले में आ जाएगा यहां से इलेक्ट्रॉन्स। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग E- का यूज करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है, ये होता है 1-1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ठीक है, 1-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा यहां से प्रोटॉन। पहले जितना पार्टिकल हमको पता है उसी को लिख डालो, प्रोटॉन्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग P का यूज करते हैं। इसका भी चार्ज रहता है वो सेम होगा, बट साइन इसका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आएगा क्या, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज किसी को पता है क्या, न्यूट्रॉन का चार्ज किसी को पता है क्या, थोड़ा सोच के देखो, पूरे पैदल हो भाई, पिछले साल वाले भी ऐसे ही पैदल थे। न्यूट्रॉन के चार्ज बताने के लिए वो लोग 5 मिनट तक सोचने बैठ गए थे। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसमें किसी भी टाइप का चार्ज नहीं मिलता। क्लियर? अब जितने लोग भेजे में लाना चालू करे थे इसमें क्या जोड़े क्या नहीं, भाई तुम्हारा फिर भगवान ही मालिक है, और दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से क्या क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया। इसके बाद एक और पार्टिकल हम लोग देखने वाले रहेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉजिट्रॉन। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, रिप्रेजेंट इसको किया जाता है E+ से। अब जाहिर सी बात है इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो चार्ज इसका उतना ही होगा जितना कि प्रोटॉन का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही अपोजिट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल पॉजिट्रॉन का भी चार्ज हो जाने वाला होगा। तो बेसिकली इसमें आएगा क्या, ये 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम का ही चार्ज पॉजिट्रॉन में भी तुमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस केस में प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में डिफरेंस किस बेसिस पे आया, किस बात पे आएगा, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में डिफरेंस जो आता है ये तुम्हारे मास को लेकर के आने वाला होगा, क्योंकि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, लेकिन मास में तो दोनों डिफरेंस है। क्लियर? ये नहीं, मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है मास में ये दोनों सिमिलर है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है ये डिफरेंट है। आ रहा बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास डिफरेंट होने की वजह से पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन का भी मास वैसे ही डिफरेंट होगा। क्लियर? चार्जेस बस उसके सिमिलर हो जाते हैं। चलो, तो इसके बाद में पहले नंबर पे देख लिया चार्ज, सेकंड नंबर पे लिखो मास। ठीक, अब मास भी हम लोग को सभी के देखने हैं, सारे पार्टिकल्स ठोक डालो, क्या जाएगा, पहले मैं इलेक्ट्रॉन, मैं अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाता है, 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इसके बाद में E+, मतलब पॉजिट्रॉन, इसका भी मास कितना होगा, सेम 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा तुम्हारा प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27
केजी। ठीक, ग्राम में भी तुमको याद आना चाहिए, 3 कम कर लेना, जा बड़ा नेगेटिव है तो कम करोगे। ठीक है, -31 3 कम हो जाएगा, 28 पहुंच जाएगा, 27 जो दिख रहा है ये तुम्हारे 24 पहुंच जाएगा ग्राम में, तो ये आ जाएगा केजी के केस में, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है बेसिकली तुमको ग्राम के फॉर्म में दे देता है, फिर उसको केजी में चेंज करने के लिए आता है, तो केजी में आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाना, साइन अपोजिट मतलब नेगेटिव है वो। ठीक, नेक्स्ट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, बच गया न्यूट्रॉन। अब समझो, ज्यादा बहसबाजी किसी से करना है नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मैं पिछले साल भी चिल्लाया हुआ था, इस बार फिर से बता दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में डिफरेंस होता है। न्यूट्रॉन का मास जो है ये प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा होता है। अब कितना ज्यादा होता है ये तुम्हारे अलग अलग बुक में, मतलब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेटा दिया हुआ रहता है। मैं एक ऑथेंटिकेट तो नहीं बोल सकते उसको, एक नॉर्मल, ठीक है, कॉमनली जिसको अडॉप्ट किया जाता है जिस वैल्यू को, बस मैं उसी को यहाँ पे लिख रहा हूं, इसी को तुमको याद रखना है। बाकी इसका यूज जब करेंगे तो ये डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक दोनों के ही वैल्यू सेम होते हैं, तो तुम उसी का यूज करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर? तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1.672, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -27 केजी। आ गया ये समझ में? क्लियर हो गया? ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि क्वेश्चन में बहुत सारे में दे दिया गया रहता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में दिया भी नहीं रहता है। क्लियर? चार्ज मास रेशियो फाइंड आउट करने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक, उसमें ये दिया ही नहीं रहता है, उसके लिए वैल्यू तुमको खुद से याद करना पड़ेगा। क्लियर? चलो 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 फटाफट ये सारे फैक्ट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, इसके बाद में मैं तुमको एक बेहतरीन नया सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। लिखो। गुड, बेहतरीन। चलो नेक्स्ट, अब देखो थोड़ा सा अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि वो हमारे पहले वाले ये सब क्लासिकल फिजिक्स है, मतलब पुराने जमाने के फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो वहां पर हम लोगों को और नए नए थ्योरीज देखने होते हैं। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में थोड़ा मोड़ा डील तो तुम्हारे सेकंड वाले बुक में है, जो हम लोग एटम्स न्यूक्लियाई पढ़ने वाले हैं, वो तुम्हारा उसी को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, तो उस चैप्टर को जब हम उन चैप्टर को जब हम लोग कवर करेंगे तो वहां पे तो थोड़ा मोड़ा डिटेल और मैं तुमको बताऊंगा ही, लेकिन ये जो अब यहाँ पे बता रहा हूँ इसके बारे में बहुत ज्यादा, मतलब ये जो एलिमेंट्स देखेंगे उन एलिमेंट्स का वहां पे ज्यादा यूज हम लोग नहीं करने वाले। इवन जो नया नॉलेज अभी मैं तुमको देने वाला हूँ वो तुम्हारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, वो मैं बस तुमको एक एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो, और साथ ही साथ में इनकेस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन ठोक दिया जाए तो तुमसे बन जाए। क्लियर? चलो भाई ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो मॉडर्न टाइम में तुम्हारा जब एटम्स को लेकर के या फिर तुम्हारे चार्जेस को लेकर के, उनके मास को लेकर के बहुत सारे डिस्कवरीज होना चालू हुए थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। मिलिकन नाम तो सुने हुए रहोगे, 11th में तो उसका यूज भी है किसी न किसी एक डिस्कवरी में। ठीक है, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ही था, नाम भी 11th में है। क्लियर? हालांकि एक्सपेरिमेंट नहीं बताया जाता बट नाम बताया जाता है वहां पे। तो मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, और उसके एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे रिजल्ट जो थे ये सामने आए थे। क्लियर? और उसके रिजल्ट के बेसिस पे ये कंक्लूड किया गया, जितने भी उसने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्रोवाइड किए हुए थे उस बेसिस पे ये कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये तुम्हारा फंडामेंटल पार्टिकल होता है। क्लियर? वो और किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर के नहीं बनता। ठीक है, वहीं अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात किया जाए तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वो भी किसी न किसी और सब पार्टिकल से मिलकर के बने हुए रहते हैं। बेसिकली उन और सब पार्टिकल जो रहते हैं इनको हम लोग क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स बोलते हैं। क्लियर? क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स बोलते हैं। आ गया इतना समझ में? बेसिकली 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं, 6 टाइप के एंटी क्वार्क्स होते हैं। अगर इसकी बात करोगे और थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करोगे तो ये भी तुम्हारे सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। क्लियर? अभी हम लोग जब पहले वाले चैप्टर से थोड़े से फील्ड्स को डील करना चालू करेंगे कि एक्चुअली में फील्ड्स होते क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डील करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डील करेंगे, तो ऐसे ही आगे टॉपिक करने के टाइम पे जब तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाएगा तब मैं फिर तुमको, तब तक तो हम लोग पहुंच, मतलब इधर वाले टॉपिक्स तो कंप्लीट हो चुके रहेंगे, तब तक हम लोग मॉडर्न फिजिक्स तक पहुंच जाएंगे। वहां पे मैं फिर तुमको और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि जैसे मान करके अभी कितना ही तोड़ करके तुम सुने हुए रहोगे, अभी तक का तो तुम इतना ही सुने थे कि एक ऑब्जेक्ट है उसको अगर तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो फाइनली पहुंचेंगे हम लोग एक एटम के पास। एटम को फिर फर्दर और तोड़ा जाएगा, जो कि तुम्हारे बहुत आगे चल करके ये रिजल्ट्स वगैरह निकले थे,
उसको और आगे फर्दर तोड़ा जाएगा तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे तीन। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब तक कितना डिवीजन देखे थे। अब आज की क्लास में मैं तुमको इसका और डिवीजन बता दिया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं उनका डिवीजन और पॉसिबल है। ठीक, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन में आ रहा होगा कि अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर फर्दर डिविजिबल है तो हम लोग उनके डिवाइडेड पार्टिकल्स को क्यों स्टडी नहीं करते हैं? तो उसका रीजन ये है कि वो जो सब पार्टिकल्स और तुम्हारे आने वाले होंगे वो इंडिपेंडेंट स्टेट में होते ही नहीं है। मतलब अगर वो पार्टिकल फॉर्म हुआ तो इंस्टेंटली आपस में कंबाइन होकर के या तो प्रोटॉन बना लेगा या फिर न्यूट्रॉन बना लेगा, मतलब उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो इतना तेजी से रिएक्शन होता है कि उसमें टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेट मान करके चलो वहां पे 0 हो जाता है। तो इतने भाई 0 टाइम पीरियड के लिए किसी की रिएक्शन को कैसे चेक कर पाओगे? आगे इतना समझ में? तो इसी वजह से हम लोग और सब पार्टिकल्स के बारे में बिल्कुल कहीं पे डील नहीं करते, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब उनका एग्जिस्टेंस के बारे में अगर जानना है तब के केस में फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करवाना पड़ेगा, और कंबाइंड फॉर्म उनका फिर उसका क्या बोलते हैं, नेचुरल और नेचर नहीं है वो। क्लियर? कंबाइंड फॉर्म में वो हो चुका है, मतलब वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको कि हम लोग प्रेजेंटली क्या बोल रहे हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो चलो इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन जो है ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। लिखो, लिखो, सम एक्सपेरिमेंट्स shows that electrons are fundamental particles. Electrons are fundamental particles. Clear? So basically some experiments shows that electrons are fundamental particles, but protons and neutrons are not. ठीक, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ सब पार्टिकल्स, लिख लो, नोन एज क्वार्क्स। सब पार्टिकल्स, ठीक, नोन एज क्वार्क्स, नोन एज क्वार्क्स। ठीक है, हैविंग वैल्यूज, ये भी लिख लेना, हैविंग चार्ज लिखो, हैविंग चार्ज प्लस माइनस E/3 और प्लस माइनस 2E/3, ये इनके चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा था, क्या देखा था कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। तो एक चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू है जिसको कि जो कि ट्रांसफरेबल हो, कितना? एक इलेक्ट्रॉन का। और ये जो पार्टिकल्स अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो इसका वैल्यू नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आएगा तो आएगा कितना? -E/3। इलेक्ट्रॉन से कम हो गया, उसके चार्ज का 1/3 हो गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2E/3। ये भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के, मतलब -2E/3, मतलब ये भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम वैल्यू रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्यों ट्रांसफर किए? तो इसका भी रीजन मैंने अभी बताया। ये जो पार्टिकल्स होते हैं या ये जो सब पार्टिकल्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली होते ही नहीं है। जब ये इंडिपेंडेंटली होंगे ही नहीं तो इनका ट्रांसफर भी पॉसिबल होगा ही नहीं, भाई दिखेगा ही नहीं तो किसको ट्रांसफर करोगे फिर? क्लियर? वैल्यू इनका इतना होता है, क्लियर, बट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इनको आपस में कंबाइन होना पड़ता है और साथ ही साथ में तुम्हारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्वार्क्स जो रहते हैं उनके एंटी, देखो देखो 12th फिजिक्स आते आते तक जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं इतने इंटरेस्टिंग बन जाते हैं
कि रियलिटी में अगर पढ़ने का कोशिश करोगे तो बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन नॉलेज तुमको जानने के लिए मिलेंगे। क्लियर? होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही क्लास में चीजों को बोझिल बना देते हैं, जिसकी वजह से किसी का इच्छा, जैसे मान लो मेरा इच्छा होता है कि मैं बताऊं, नए नए चीजें बताऊं, जैसे हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है स्पेस में, क्योंकि स्पेस मिशन भी बहुत सारे तुम्हारे लॉन्च हुए रहते हैं, बहुत सारे हमारे टॉपिक के ऐसे होते हैं जिसमें कि हम लोग उनको उनके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन फिजिक्स को पहले ही डे से बोझिल बनाने के चक्कर में जब ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को फिजिक्स में ऐड किया जाता है तो वो भी स्टूडेंट्स को फिर बोझिल लगना चालू हो जाता है। इसीलिए मैंने तुमको बोला कि चीजों को थोड़ा सा ईज वे में लेते हुए करते हुए चलो। क्लियर? तो जो मैं तुमको बेहतरीन बेहतरीन चीजें बताऊंगा बियॉन्ड द बुक या बियॉन्ड द सिलेबस, वो तुमको चीजों को कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा, साथ ही साथ में सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग तुम्हारे लिए बना देगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारे क्या है, यहाँ पे अलग अलग क्या बोलना चाहिए, सब पार्टिकल्स हो गए। अब इन सब पार्टिकल्स जो रहते हैं, ये जो सब पार्टिकल्स है क्वार्क्स, क्वार्क्स के एंटी क्वार्क्स भी मिलते हैं, क्वार्क्स के एंटी क्वार्क्स भी मिलते हैं। अब समझो, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और डीप डाइव करने वाले हैं, ध्यान दो। चाहो तो लिख लेना, चाहो तो स्किप मार सकते हो, वो तुम्हारा इच्छा है। यहाँ पे मैं कुछ नाम भी लिखने वाला हूँ, चाहो तो लिख सकते हो, चाहे स्किप कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि तुम कुछ अदर एलिमेंट्स के भी क्वेश्चंस देखो तो तुमको कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस हो कि अंदर से आवाज आए कि उस क्वेश्चन से भी डील कर सकते हो। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स ही लिखने वाले हैं, ध्यान देना। ये जो तुम्हारे सब पार्टिकल्स होते हैं, इनमें इनको क्या बोला जाता है? क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स। ठीक, अब इनके नाम क्या क्या होते हैं? बहुत ही इजी, अप डाउन, ये तो जानते ही हो। दो नाम और, टॉप बॉटम। क्लियर? अप डाउन टॉप बॉटम, चार हो गया। दो और, एक को बोलते हैं स्ट्रेंज, और एक को बोलते हैं चार। हो गया छह नाम। रिप्रेजेंट इनको कैसे किया जाता है? जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से, वैसे इनके पहले लेटर्स उठा लो, उसी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। होगा क्या? ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा बी। यही होता है इनका रिप्रेजेंटेशन। और इन्हीं सारे क्वार्क्स का एंटी क्वार्क्स बनता है। एंटी क्वार्क्स जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? यहां से एंटी अप, क्लियर, एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेंज, ठीक, एंटी चार्म, एक आ जाएगा एंटी टॉप, एंटी एंटी बॉटम। ठीक है, तो बेसिकली ये वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे, ये भी नहीं है, इससे और खतरनाक लेवल का अंदर घुस सकते हो। क्लियर? मतलब अगर इसमें और इनसाइड जाने का कोशिश करोगे, एक पॉइंट तक आने के बाद फिर ऐसे फील होता है कि हम लोग हैं कौन। क्लियर? जो बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी वाले जो नहीं रहते हैं, ठीक है, जिनको कि आध्यात्मिक बोला जाता है, तो वो लोग जैसे भगवान के ऊपर में सब छोड़ दिए रहते हैं, फिर उनके अंदर में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। बस वो तो तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी लेवल का हो गया। फिजिक्स भी पढ़ोगे तो फिजिक्स का तुम दुनिया का कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, उठाओगे, पढ़ोगे, जितना डीप डाइव करोगे, तुमको सारे सब्जेक्ट जो रहते हैं वो एक ही जगह पे लेकर के जाते हैं, हालांकि वहां तक आज तक कोई पहुंच भी नहीं पाया है। क्लियर? और वो तुमको तब पता चलेगा जब चीजों को बहुत अंदर घुस करके पढ़ना चालू करोगे। ठीक है, इसमें भी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में तुम लोग शायद पैदा नहीं हुए रहोगे, 2004-5 की बात है। ठीक, उस टाइम पे 4, 5, 3 इस आसपास की बात है, हम लोग उस टाइम पे स्कूल लाइफ में थे।
तो एक नेट में सर्च मार सकते हो उसको, ठीक है। तुमको उसका पूरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है, क्या किया जा रहा है, वो भी पता चल जाएगा। मैं देखो, मैं बहुत ज्यादा एलिमेंट्स में बताता हूँ क्लास में, वो तुमको भी पता है। बुक से रिलेटेड बताता हूँ। अगर मैं इस क्लास में तुमको कुछ अदर एलिमेंट्स बताऊं जो कि तुमको वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल हो, पिक्चर के फॉर्म में अवेलेबल हो, या किसी दूसरे फॉर्म में अवेलेबल हो, अगर मैंने बता दिया कि नहीं भाई इसको एक बार देख लेना, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। वो तुम्हारे लिए कोई घाटा नहीं है। आगे आने वाले टाइम में वो तुमको कुछ ना कुछ बेहतरीन पॉजिटिव रिजल्ट ही देने वाला होगा, सीधी सी बात। क्लियर? तो नॉलेज एक तो वेस्ट होता नहीं है। तो मैं जो बताऊं उसको कर लिया करो, ताकि तुमको आगे के टॉपिक्स में भी उनका यूज दिखेगा। मैंने पहले ही बोला है, क्लास 12 जो है वो फुल्ली एप्लीकेबल क्लास है। क्लियर? हर सब्सटेंसेस, चीजों का, फिनोमिना का एप्लीकेशन हम लोग को यहाँ पे देखना होता है। आगे ये समझ में? क्लियर? तो बेसिकली उस टाइम पे एक मशीन बनाया गया था जिसको कि बोला जाता है लार्ज हेड्रन कोलाइडर। लार्ज हेड्रन कोलाइडर, ठीक है। और उसके लिए क्या किया गया था एक्सपेरिमेंट, मैं तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, इंटरेस्टिंग है, सुनो, काम भी आता है चीजें, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया था, यूरोप है या अमेरिका है एग्जैक्ट, हाँ अमेरिका है, एग्जैक्ट मेरे को लोकेशन अब मेरे दिमाग से, उस टाइम का न्यूज है, उतना मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है। हालांकि वो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको बार बार कौन देखे। उसमें किया गया है, कई किलोमीटर के रेंज में ऐसा इस टाइप से टनल बनाया गया। ये जो रूम जिस टाइप से तुमको दिख रहा होगा, ऐसे इसका सर्कुलर शेप में कई किलोमीटर के रेडियस में, मीटर सेंटीमीटर नहीं, कई किलोमीटर के रेडियस में ऐसे, ये रूम जितना बड़ा दिख रहा होगा, इस रूम के इतना बड़ा पाइप पूरा फैलाया गया है, मान करके चलो। रीजन क्या है उस चीज को फैलाने का? बेसिकली वो जो है वो मशीन, लार्ज हेड्रन कोलाइडर जो है, ये मशीन है पार्टिकल एक्सिलरेटर, उसका फंक्शन है वो, ठीक है। तो वो मशीन करता क्या है, ये पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करता है। किस टाइप के पार्टिकल्स को बोलेंगे, तो सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो, इन सारे पार्टिकल्स को ये क्या करता है, एक्सिलरेट करता है। अब एक्सिलरेट करवाने का क्या बोलना चाहिए, रीजन क्या होगा, या किस पर्पस के लिए हमें उसको एक्सिलरेट करवाने के लिए बनाए हैं, तो इसको समझो थोड़ा सा। जैसे मान करके चलो दो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को मान लो मैंने यहां पे रखा, घुमाऊंगा यहां पे, ठीक है। अब घुमाएंगे तो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, एक्सिलरेटेड मोशन आएगा, साथ ही साथ में उसके वेलोसिटी को भी, सॉरी स्पीड को भी इंक्रीज किया जाएगा, और पहुंचाते पहुंचाते उसके स्पीड को बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो नियरली लाइट के स्पीड के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब इस टाइप से दो पार्टिकल्स को ऐसे लाइट के स्पीड में ला करके जब टकराया जाएगा, तो सोचो ये जो कोलिजन होगा उनके बीच में, ये कितना भयानक होगा। क्लियर? मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाए। तो भयानक कोलिजन का मतलब ये कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे वो भी और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे, जिससे कि ये आइडेंटिफाई होगा कि वो भी किससे बने हुए हैं। क्लियर? जैसे ब्रिक, दो ईंटा को लेकर कर तोड़ोगे तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, फिर उसको और तोड़ोगे, फिर और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, तो उससे हमको क्या पता चल रहा है, लेयर बाय लेयर या हर कोलिजन के बाद हमको क्या पता चल रहा है कि वो जो ईंटा है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर? तो इसी वजह से ये पार्टिकल एक्सिलरेटर बनाया गया, जिसको कि बोला जाता है लार्ज हेड्रन कोलाइडर। बुक में नहीं मिलेगा किसी भी, मतलब कि मैं तुमको ये मान करके चलो पीजी लेवल क्या है, उससे ऊपर लेवल का मैं तुमको नॉलेज दे रहा हूं। क्लियर? लार्ज हेड्रन कोलाइडर तो हमारे इंडिया के किसी भी बुक के सिलेबस में आज तक इंक्लूड भी नहीं किया गया है, ठीक है। जितना भी तुम एडवांस बुक उठा लो, हाँ बहुत ही नए जिसमें अपडेटेड बुक रहता है उसी में तुमको इसका पूरा फंक्शन, मैकेनिज्म, मशीन के बारे में पढ़ने सुनने के लिए मिल पाएगा, ठीक। तो ये लार्ज हेड्रन कोलाइडर इस टाइप से बनाया गया है। तो वहां पे तो हम लोग जब बचपन में थे तो उस टाइम पे ये अफवाह फैला दिया गया था। मतलब अब तो समझ में आ गया रहेगा भाई, दो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा टकराएगा भी तो कितना एनर्जी रिलीज कर पाएगा, एक बिल्डिंग नहीं टूटेगा उसमें से। समझ में आ रहा है? तो भयानक उसमें कोलिजन होने का मतलब ये है कि उतने छोटे पार्टिकल्स भी और सब पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, तो उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमको पता चलेंगे। ये है भयानक कोलिजन का मतलब। तो हमारे टाइम पे जब हम लोग छोटे छोटे, तो उस टाइम पे पूरे आसपास में अफवाह उड़ गया था कि जब उसमें कोलिजन होगा तो इतना ज्यादा कोलिजन होगा कि पृथ्वी जो है, मतलब अर्थ जो है, ये दो पार्ट में टूट जाएगा। भयानक का मतलब लोगों ने ये उठा लिया था और उस टाइम पे ये अफवाह भी फैला हुआ था। क्लियर? बाकी ऐसा कुछ वहां पे होने वाला नहीं था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे मीडिया भी जो है वो उतना ज्यादा डेवलप हुआ नहीं था, ये सोशल मीडिया आया नहीं थे। अब तो क्या है, कुछ भी न्यूज आता है तो उसके अगर ऑथेंटिकेशन को अगर चेक करना चाहते हो तो मुश्किल से तुमको कुछ मिनट से लगने वाले होंगे, ठीक है। तो आजकल सब चीज पता चल जाता है। तो ये है पार्टिकल एक्सिलरेटर, तो ये भी बना लिया गया है और इसमें एक्सपेरिमेंट जो है उस टाइम से कंटिन्यूअसली चलते हुए आ रहा है। ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड कर करके और भी छोटे छोटे फील्ड्स और पार्टिकल्स के बारे में पता किया जा रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो एक पार्टिकल के बारे में पता चला था
उसको बोला जाता है गॉड पार्टिकल। क्या बोलते हैं उसको? गॉड पार्टिकल। नाम है उसका हिग्स बोसॉन। बोसॉन नाम का साइंटिस्ट, मतलब वही वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसी ने उस पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया और उसको बोला जाता है हिग्स बोसॉन। क्लियर? अब समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सुन लो, इंटरेस्टिंग लग जाए तो ठीक, नहीं तो सेशन तो एंड करने ही वाले हैं अब। तो हिग्स बोसॉन जो है बेसिकली ये जैसे मान करके चलो, हम लोग चार्ज को कैसे कनेक्ट होता है, ध्यान समझो। इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग बेसिकली मासलेस मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? ये तो सुने हुए हो, ये तो पढ़े हुए हो। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है बेसिकली इनको हम लोग मास वाला मानते हैं, मतलब इनके पास मास होता है। तो जिसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा उसके पास मास होगा। तो मास जो है उसको भी बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मास भी जो है हमारा भाई फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो हमारे साइंस में या फिजिक्स के हिसाब से अगर देखोगे तो किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए वेरियस फील्ड जो रहते हैं, फील्ड वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? तो ये जो हिग्स बोसॉन है ना, हिग्स बोसॉन जो नया पार्टिकल ढूंढा गया था, ये हिग्स बोसॉन जो है इन्हीं सारे सब्सटेंसेस को, या जितने भी मास वाले सब्सटेंसेस हमारे सराउंडिंग में है, उनको मास प्रोवाइड करने का काम करता है हिग्स बोसॉन फील्ड। क्लियर? हिग्स बोसॉन फील्ड पार्टिकल के फॉर्म में उसको गॉड पार्टिकल बोला जाता है। क्लियर? तो सोचो, अभी तक हम लोग वही नहीं और भी पहुंच चुके हैं, बट मैं वो तुमको अपडेट नहीं कर बोलूंगा तो भी तो तुम्हारे पल्ले क्या पड़ने वाला होगा। तो मैं यहाँ पे तुमको ये बता रहा हूं कि अगर चीजों को पढ़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो सोच करके देखो कि मैंने आज की क्लास में तुमको एटम के कौन से लेवल तक पहुंचा दिया है। क्लियर? क्लियर? तो ऐसे ही हम लोग डीप डाइव करते हुए एलिमेंट्स को कवर करने वाले हैं, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को बेहतरीन कहानी के जैसे सुनते हुए चलो और याद करते हुए चलो। फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो 11th का सिलेबस बोरियल बना देता है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। और उसी से स्टूडेंट्स को, खास करके बायो वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स से इतना चिढ़ मच जाता है कि ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज फिर 12th में आते भी हैं तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इसको तो टीचर जो रहते हैं, खास करके मैं भी तो टॉपिक में ही कवर किया करता था पहले, बट अब थोड़ा सा मेरे को भी रियलाइजेशन हो चुका है 11th पढ़ के आए हुए बायो के स्टूडेंट को फिजिक्स कितना ज्यादा बोझिल है। तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तुमको लगना चालू हुआ रहेगा, नए नए एलिमेंट्स, नए नए चीजें, नए नए स्टोरीज देखने सुनने के लिए मिल रहा है। क्लियर? अब कल थोड़ा सा फिर छाती पे पत्थर रख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है? हालांकि कॉन्सेप्ट ही नया बताऊंगा, उसमें भी बेहतरीन क्वेश्चंस है, नए कॉन्सेप्ट से बिल्ड करने वाले रहेंगे वो। तो कल थोड़े से पेशेंस के साथ 2-4 न्यूमेरिकल्स का क्लास झेल लो भाई, फिर आदत बन जाएगा। हाँ, 12th का इजी है, बोल तो रहे इजी है। ठीक है? समझ में आ चुका रहेगा इतना? बहुत बेहतरीन। चलो, इतने में से कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे नॉलेज अच्छे से मेमोराइज करके दिमाग में बिठाते हुए चलो, आगे के टॉपिक्स में बहुत काम आने वाला होगा। ये तो फिर मैं एक बार रिपीट करवा दूंगा तुमको, कहां पे? मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलो भाई, बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास मतलब कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ में आगे के टॉपिक्स को फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो।